गुप्त युग की स्थापना चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। उनसे पहले भी गुप्त कुल के राजा हुए थे, परंतु वे स्वतंत्र राज्य स्थापित नहीं कर पाए थे। उनके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गद्दी तब संभाली थी जब भारत पर विदेशी ताकतों के न केवल हमले हो रहे थे, बल्कि जो लोग शासन भी कर रहे थे वे भी जनता का शोषण करने में लगे थे। एक महान विरासत वाले देश की हालत नाजुक दौर से गुजर रही थी। ऐसे में समुद्रगुप्त भारत के राजनीतिक पटल पर एक आशा की किरण की तरह उदित हुए। उसने आने वाले सालों में न केवल शांति स्थापित की, बल्कि भारत को स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर किया। कला और संस्कृति हो या व्यापार और धन, भारत को समुद्रगुप्त ने हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया। उस समय समुद्रगुप्त ने कमजोर और दबे हुए वर्ग को प्रगति का वादा किया, जो राजशाही में शायद अपने समय में इकलौता उदाहरण होगा। जब तक उसने पूरे उत्तरी भारत को जीतकर विदेशी आक्रमण से मुक्त नहीं किया, तब तक वह चैन से नहीं बैठा। आश्चर्य तो इस बात का है कि इलाहाबाद पिल्लर के मिलने तक हमें इस महान राजा के संबंध में कुछ अधिक मालूम नहीं था। आज हम देखेंगे उस पिल्लर में क्या था और समुद्रगुप्त ने कैसे अपने आप को भारत के इतिहास का एक ताकतवर राजा बनाया। चंद्रगुप्त को उसके राज्य से निकाल दिया गया था और उसके बार बार कोशिश के बावजूद वह अपना साम्राज्य वापस नहीं ले पा रहा था। इस हताश अवस्था में उसने अपना राजपाट समुद्रगुप्त को सौंप दिया था। नम आंखों के साथ उसने मंत्री परिषद से चर्चा के बाद समुद्रगुप्त को राजा घोषित कर दिया। समुद्रगुप्त सबसे बड़ा बेटा नहीं था, इसलिए उसका राजा बनना स्वाभाविक नहीं था, परंतु उसके युद्ध कौशल और राजनीतिक निपुणता के चलते उसे राजा बनाया गया था। हरिसेना इलाहाबाद पिल्लर में लिखते हैं कि जहां मंत्री परिषद समुद्रगुप्त के चुने जाने से खुश थी, वहीं उसके भाई राजा नहीं बनने से निराश। राजा बनते ही सबसे पहले समुद्रगुप्त को अपने बड़े भाई से विद्रोह का सामना करना पड़ा। इस विद्रोह को दबा दिया गया और समुद्रगुप्त की सत्ता मजबूत हुई। कुछ अन्य इतिहासकार लिखते हैं कि चंद्रगुप्त के अंतिम समय के आसपास गुप्त राज बुरी हालत में था। वाकातक निरंतर उन पर हमला कर रहे थे। शुरू में समुद्रगुप्त कमजोर था, पर धीरे धीरे उसने अपनी पकड़ मजबूत की ओर वाकातक राजा रुद्रसेना को हराकर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। राजा बनने और अंदरूनी कलह को खत्म करने के बाद समुद्रगुप्त ने बाहर की ओर ध्यान लगाना आरंभ किया। पहले उत्तर की ओर, फिर दक्षिण की ओर उसने लड़ाई लड़ी ताकि अपने राज्य का विस्तार कर सके। कुछ राजाओं को मार दिया गया और कुछ को अपने अधीन राज्य करने को मजबूर किया। कुछ भाग खड़े हुए तो कुछ ने पहले ही उसकी ताकत मानकर समर्पण कर दिया। हरिसेना ने इलाहाबाद पिल्लर में इन सब लड़ाई के संबंध में लिखा है। सबसे पहले नागा राजाओं नागसेना, अच्युत और कोता वंश के राजाओं ने मिलकर समुद्रगुप्त पर हमला किया। यह समुद्रगुप्त की पहली बड़ी लड़ाई थी। कौशांबी के नजदीक लड़ी गई इस लड़ाई में समुद्रगुप्त ने तीनों की सेना को हराकर अपनी ताकत और कुशलता का परिचय दिया। इसके बाद रुद्रदेव, मटिल्ला, नागदत्त, चंद्रवर्मन, नंदी, बालावर्मन और कई अन्य राजाओं को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। उत्तर भारत में अधिकांश जीत के बाद राज्यों को समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया। अब वह एक बड़ी सेना को रख सकता था और उस सेना के भरण पोषण की व्यवस्था हेतु एक बड़ा राज्य भी उनके अधीन था। समुद्रगुप्त ने इसके बाद ध्यान दक्षिण की ओर लगाया। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करना हर राजा के लिए एक मुश्किल काम रहा है। मुगल शासक औरंगजेब काफी सालों तक दक्षिण में उलझा रहा था, परंतु पूर्णतः सफल नहीं हो सका। इसी तरह मराठा भी दक्षिण में अधिक विस्तार नहीं कर सके थे। समुद्रगुप्त के इतिहास को हम देखें तो पाएंगे कि उसकी नीति उत्तर भारत के लिए अपनाई गई नीति से अलग थी, जिसकी वजह से वह न केवल दक्षिण में अपने प्रभाव का विस्तार कर सका, बल्कि उस प्रभाव को बरकरार भी रख सका। उसने केरल के मंत्राजा, कोटूरा के स्वामी दत्त, अवमुक्त के नील राजा, पालुक्का के उग्रसेन इत्यादि को लड़ाई में हराया, परंतु हराने के बाद उन्हें अपने राज्य से बेदखल करने की जगह उन्हें फिर से राजा बनाया और अपने अधीन राज्य करने को बोला। जहां उत्तर भारत में समुद्रगुप्त ने राज्यों को अपने राज्य में मिलाने में अधिक इंटरेस्ट दिखाया था,
वहीं दक्षिण में उसने राज्यों को अपने अधीन वहीं के राजा के द्वारा गवर्न किया। इससे उसे दक्षिण में अपना प्रभाव बनाए रखने में अधिक आसानी हुई। डॉक्टर रे चौधरी कहते हैं कि उत्तर में जहां समुद्रगुप्त की नीति दिग्विजय या कॉन्क्वेरर ऑफ क्वार्टर्स की थी, वहीं दक्षिण में उन्होंने धार्मिक विजय या राइचियस कॉन्क्वेरर की रही। आप देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त के इस नीतिगत भेद के चलते वह उत्तर और दक्षिण दोनों ओर अत्यंत सफल रहा। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, आने वाले समय में मुगल शासक जहां उत्तर भारत में अत्यंत सफल रहे, वहीं दक्षिण भारत में अधिक नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके। उत्तर और दक्षिण भारत के बाद अब वे कबीले और राजा बच गए थे जो भारत के बाहर या सीमाओं पर थे। इन सब ने भी समुद्रगुप्त के महान राज्य की ताकत को माना और समय समय पर कर दिए तथा उसके सभी कानूनों का सम्मान भी किया। क्षमतानुसार भेंट भी भिजवाई गई। चीन, रोम और सुदूर पूर्व के राजाओं से भी समुद्रगुप्त ने अच्छे संबंध बनाए रखे। आइए जानते हैं अब समुद्रगुप्त के सिलोन या आज के श्रीलंका के साथ संबंध। सिलोन को सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म का एक केंद्र बना दिया था। वहां से हजारों की संख्या में बुद्ध धर्म के लोग भारत में धार्मिक यात्राओं पर आते थे। समुद्रगुप्त के लिए सिलोन को पूर्णतः अपने नियंत्रण में कर पाना संभव नहीं था। सिलोन के राजा मेघवर्मन के लिए भी समुद्रगुप्त से एक संबंध रखना जरूरी था, क्योंकि उसके राज्य से बहुत से लोग समुद्रगुप्त के अधीन क्षेत्रों में धार्मिक यात्राओं पर जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि सेलोन के राजा का छोटा भाई भारत में बुद्ध धर्म की धार्मिक जगहों के दर्शन के लिए आया था। उसे कहीं भी अच्छे से आराम करने का स्थान नहीं मिल सका। उसने यह बात अपने बड़े भाई और राजा मेघवर्मन को बताई। इस पर राजा ने समुद्रगुप्त के पास एक दूत को बहुत सी भेंट के साथ भेजा। समुद्रगुप्त से आग्रह किया गया कि बौद्ध धार्मिक स्थानों, विशेषकर बोध गया में बौद्ध मॉनेस्ट्री की स्थापना करने दी जाए। समुद्रगुप्त ने भी इसका महत्व समझा और सिलोन के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की ओर कदम उठाए। समुद्रगुप्त एक महान योद्धा थे। ज्यादातर लड़ाइयों में उन्होंने सेना का स्वयं नेतृत्व किया था। उनके एक सिक्के पर उन्हें टाइगर को मारते हुए भी दिखाया गया है, जो यह दिखाता है कि उनकी स्वयं की छवि काफी मजबूत थी। अलेक्जेंडर को पछाड़ते हुए उन्होंने नागा शासकों को हराया और अपना अधीन किया, परंतु नेपोलियन की भांति वे केवल लड़ाई पर ध्यान देने वाले योद्धा नहीं थे। एक बार जब उन्होंने आर्यवर्त पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, उसके बाद उन्होंने राज्य को अधिक समृद्ध बनाने पर ध्यान दिया, न कि केवल राज्य को बढ़ाने पर। वह चाहते तो उस समय कमजोर पर्शिया पर आक्रमण कर सकते थे, परंतु ऐसा नहीं किया। दक्षिण के राज्यों के प्रति अपनाई गई उनकी नीति आने वाले समय के सभी शासकों से बेहतर और अधिक समझ वाली थी। समुद्रगुप्त एक बेहतरीन योद्धा, डिप्लोमेट, स्कॉलर और कवि थे। भारत के इतिहास के सबसे काबिल और महानतम राजाओं में से एक समुद्रगुप्त ने न केवल आर्यवृत्त को एक किया, बल्कि साहित्य और कला में भी एक स्वर्णिम युग का निर्माण किया,